उसके बिना तो उनके ऊपर और मुझे ये भी लगता है सर, आप इसको करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, क्योंकि अमेरिका ने ये कह जरूर दिया है कि अगर तुम इस पीस प्लान पे दस्तखत नहीं करोगे तो तुमको पद से हटा दिया जाएगा, तुमको जेल में भी डाल दिया जाएगा। लेकिन असल में वो मुल्क के सब दुश्वारियों के बावजूद सॉवरेन है, और अगर अभी लड़ाई चलती रहती है तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ऐसा कर पाने में, खास तौर से यूरोप के प्रेशर में, कि सीधे उसको जेलेंस्की को उठाओ, जेल में डाल दो, पद से हटा दो, ये अमेरिका के लिए संभव नहीं होगा। बताइएगा अगर मैं सही कह रहा हूं। तो पहले मैं जरा ये दिखा दूं कि क्यों यूरोप को पूरी तरह से खारिज, हालांकि ट्रंप इस समय यूरोप का बहुत लोड लेते नहीं है। आप सभी ये जानते हैं कि किस तरीके से अगर वहां बड़े बड़े नेता यूरोप के पहुंचते हैं ट्रंप से मिलने के लिए, तो कैसे बाहर बेंच पे एक तरीके से बिठा दिया जाता है सामूहिक रूप से कि इंतजार करो। ये स्थिति है यूरोपियन लीडर्स की। लेकिन फिर भी यूरोप को एज अ होल एक मोनोलिथिक अगर ब्लॉक लेकर अगर आप चलें तो यूरोप को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं क्यों कह रहा हूं, ये देखिए तथ्य जरा। यूरोप को नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए खतरनाक। यूरोपियन यूनियन देशों को सबसे ज्यादा डर रूस से ही दिखाई देता है, इसलिए रशिया के डर में अगर ये एकजुट होकर और ट्रंप के सामने कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपने तो एक तरफा बना दिया, इसमें कैसे दस्तखत हो जाएगा, तो ये ट्रंप के लिए मुश्किल होगी। यूक्रेन ने पीस प्लान पर साइन किए तो भविष्य में रूस का खतरा इनको दिखाई दे रहा है, और अगर रूस का खतरा दिखाई दे रहा है तो ये एकजुट होकर ट्रंप के सामने यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के पक्ष में एक दीवार बना सकते हैं। ईयू लगातार अपना रक्षा खर्च बढ़ा रहा है, डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, और इसलिए अब वो बहुत सारी चीजों में अमेरिका को यह कह सकता है कि इसमें हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए। ईयू का कुल रक्षा खर्च 2024 में ये यूरो 343 बिलियन तक पहुंच गया है, और इसलिए यूरोप को भी एकदम से नजरअंदाज करना अमेरिका अफोर्ड कर नहीं सकता। यूरोप के रक्षा खर्च में वृद्धि ये एक मजबूत मोर्चे की संभावना दर्शाती है कि अमेरिका अगर ये कहता है कि हम हाथ पीछे खींचते हैं, लेकिन अगर यूरोप ये कहता है कि नहीं हम जेलेंस्की के साथ खड़े होंगे, हम उनकी मदद करेंगे, इस तरीके से उनको असहाय नहीं छोड़ा जा सकता, तो फिर ट्रंप को इसमें सोचना पड़ेगा। यूरोप की बढ़ती सैन्य तैयारी अमेरिका पर निर्भरता में कमी का संकेत देती है, और अगर निर्भरता अमेरिका में कम हो रही है तो यह पहले से समझा जाता रहा है कि नेटो का मतलब तो अमेरिका है, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अमेरिका यह मैसेजिंग दुनिया में जाने भी नहीं देना चाहेगा कि देखो यूरोप का पूरा एक ब्लॉक उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। यूरोप अगर अमेरिका से संबंध तोड़ ले तो अलग थलग पड़ जाएंगे ट्रंप, ये भी मुसीबत उनके सामने है। हालांकि ये यूरोप कई सारी चैलेंज वाली सिचुएशंस में देखा गया है, बड़ी बड़ी फॉल्ट लाइन इस ब्लॉक में दिखाई दी है। कई जगहों पर इनकी आवाजें अलग हो गई हैं, जैसे एनर्जी लेने के मामले में आपको याद होगा रशिया से एनर्जी ली जाए कि नहीं ली जाए, इस मामले में बहुत सारे देशों की राय अलग थी यूरोप के अंदर ही। इसीलिए यह कहा जाता है कि यूरोप अगर एक साथ है तो फॉर्मिडेबल है, लेकिन क्या वो एक साथ है, यह एक बड़ा सवाल है। जनरल मिनिस्टर के बड़ा आपने उचित सवाल उठाया। यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और क्या वो एक साथ जुट होकर खड़ा हुआ है? कभी कभी तो लगता है कि एक साथ जुट होकर खड़ा हुआ है। जो कोएलिशन ऑफ विलिंग है उसने बोला था हम फोर्सेस भी देंगे, सपोर्ट करेंगे, हमारे ट्रूप्स भी वहाँ जा सकते हैं जब ये सीज फायर हो सकती है। लेकिन ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो पूरा डामाडोल कर दिया विश्व में, ऐसा भी हो सकता है कि कल यूरोप संगठन स्ट्रांग बन के अमेरिका भी एक आइसोलेशन मोड में जा सकता है। आज अमेरिका का सब तो उससे पंगा ले लिया है, भारत से ले लिया है, रूस से ले लिया है, चाइना से लिया है, और फिर उनको अपनी तरफ क्लोज भी करना चाहता है, तो उसमें उनकी जो क्रेडिबिलिटी है अमेरिका एज अ सुपर पावर वो अब क्वेश्चनेबल है। तो आप देख सकते हैं कि न्यू अलायंसेस भी हो सकते हैं जी, और प्रेसिडेंट ट्रंप की सदारत में तो वैसे भी इस साख को बहुत बट्टा लग चुका है। अब आगे जरा देखिए अमेरिका यूरोप व्यापार पर भी देख लीजिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि आज की दुनिया तिजारत की दुनिया है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया भी देखिए, जरा ट्रांजैक्शंस देख लीजिए। अमेरिका यूरोप व्यापार क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिका यूरोप को ग्रांटेड नहीं ले सकता, बेशक उसके नेताओं को बेंच में बिठाकर इंतजार करवाएं ट्रंप। हम क्यों कह रहे हैं, देखिए ये देखिए, निर्यात यूरो ये डॉलर 370 बिलियन, आयात डॉलर 606 बिलियन, 89 बिलियन का फायदा, कुल व्यापार 1.5 ट्रिलियन डॉलर का। और ये एक आज की दुनिया में बाकी सब बातें एक तरफ हो जाती हैं, नफा नुकसान के चश्मे से ही हर बात देखी जाती है। और अगर ऐसा है तो इस समय राजन साहब ये भी तो देखा जा रहा होगा कि ये यूरोप अगर हमसे रूठ गया यूक्रेन वाले मुद्दे पर, क्योंकि अक्सर ये बात अंडरलाइन की है जेलेंस्की ने कि मैं अपनी नहीं पूरे यूरोप की लड़ाई लड़ रहा हूं, और शायद ये बात बहुत हद तक माइंड स्पेस ले भी चुकी है यूरोप के बहुत सारे नेताओं के लिए, ये बात महत्वपूर्ण भी हो गई है। ऐसे में ये खतरा भी है क्या ट्रंप के सामने कि अगर बहुत ज्यादा दबाव बनाएंगे वो, तो यूरोप का पूरा धड़ा खड़ा होकर कहे कि ठीक है फिर हम जेलेंस्की के साथ हैं, हम आपके साथ नहीं है।
नहीं देखिए, यूरोप एक कहीं ना कहीं यूनिटी है, सुपर स्ट्रक्चर है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यूरोप उस ढंग से यूनाइटेड नहीं है। पहली बात तो ये बता दूं। दूसरी बात यह है कि यूरोप की किसी भी देश में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका से उस ढंग से पंगा ले सके। ब्रिटेन जानते हैं कि उसका एक पिछलग्गू देश है अमेरिका को लेकर। जर्मनी की अपनी आर्मी नहीं है, इटली उतना पावरफुल नहीं है, तो बचा एक फ्रांस। तो फ्रांस अपनी मिलिट्री के भरोसे से पूरे यूरोप को एक तरह से सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यूरोप से अमेरिका अलग नहीं होगा, अमेरिका भी यूरोप से अलग नहीं होगा। और आपने जो ट्रेड के फिगर्स बताए, ये भी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूरोप के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो डिक्लाइन हो रहा है, सच में पूछा जाए तो यूरोप का ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। अमेरिका अभी भी उसकी इकोनॉमी देखेंगे तो फार बेटर है, मिलिट्रली भी और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन यूरोप का कांस्टेंट डिक्लाइन हो रहा है। इसलिए यूरोप की मजबूरी है कि वो अमेरिका पर निर्भर रहेगा। यूरोप की मजबूरी है अमेरिका पर निर्भर रहना। अभी इतनी खुद मुख्तारी नहीं है और ना ही इतनी एकजुटता है कि वो अलग होकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं, जेलेंस्की के पक्ष में हो जाएं। और शांति प्रस्ताव पर जेलेंस्की ने ट्रंप को सख्त जवाब दिया है। क्या कहा है जरा देखिए। ट्रंप का पीस प्लान सम्मानजनक नहीं है, जेलेंस्की ने कहा। यूक्रेन के हित के लिए प्रतिबद्ध हैं हम, जेलेंस्की ने कहा। जेलेंस्की ने उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से बात की। जेडी वैंस और यूएस आर्मी सेक्रेटरी डैनियल ड्रिस्कॉल से बातचीत हुई और इसमें जेलेंस्की ने अपना पक्ष रखा। और अगली अहम खबर इसी से जुड़ी हुई। ट्रंप के अल्टीमेटम पर जेलेंस्की का जवाब। यूक्रेन की गरिमा के साथ समझौता नहीं करेंगे, जेलेंस्की ने कहा। यूक्रेन तो आत्मसम्मान खो देगा, या तो आत्मसम्मान खोएगा या सबसे अहम साझेदार खोएगा। हम अपना आत्मसम्मान नहीं खोएंगे, गौरव नहीं खोएंगे। प्लान में अपना तर्क और विकल्प दूंगा, जेलेंस्की ने कहा। रूस की बातों पर यकीन करना मुश्किल, जेलेंस्की ने कहा। अब यह कहा जा रहा है कि ठीक है, इस पर पूरे ड्राफ्ट पर एकदम से साइन मत करो, लेकिन एक फ्रेमवर्क पर तो साइन कर दो। ये जो दबाव है, एक फ्रेमवर्क पर साइन कर दो। अशोक सज्जनदार साहब, ये हम समझना भी चाहते हैं कि फ्रेमवर्क तो उसी चीज का ब्रीफ होगा ना, जिसकी डिटेलिंग फिर आगे उस समझौते के ड्राफ्ट में होगी। तो ये फ्रेमवर्क पर समझौता कर दो, बाकी बातें बाद में। देखिए, ट्रंप से बात फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में पूछी गई कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए, डेडलाइन को लेकर इस बार हम बहुत एक तरीके से अपने आप में अश्योर्ड हैं कि हम इसको आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं, लेकिन अगर चीजें ठीक होती हैं तो आगे उसको बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। जैसे वो कहते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन इसमें ये वाली बात भी, हमेशा उनका बोलने का तरीका ऐसा ही होता है। ये असल में ये दबाव बनेगा, या जेलेंस्की ये भांप जाएंगे कि अगर मैं टिका रहता हूं तो हो सकता है कुछ और विकल्प मेरे सामने आए। जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, उनका 28 पॉइंट प्लान है, तो अगर आप फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं, उसमें अगर आप निकालें 2, 3, 4 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। एक तो यूक्रेन अपनी टेरिटरी दे दे, जो भी है 20%, जो भी 4 प्रोविंसेस हैं, जो भी है, डोनेट्स्क का है, ज़पोरिजिया है, खिर्सोन है, वो वाली जो टेरिटरी है। यहां तक कि उस प्लान में तो दिनेश कुछ ऐसा भी लिखा है, कुछ टेरिटरी जो यूक्रेन के पास है परंतु वो इन 4 प्रोविंस का हिस्सा है, वो भी टेरिटरी वो दे देगा। मतलब अभी तक रूस उसे ले नहीं पाया है, 3.5 साल से लड़ाई कर रहा है, अभी तक ले नहीं पाया, परंतु आप दे दीजिएगा, जो क्योंकि वो मांग रहा है उसको। और पहले उसने, जब फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था, तब उसने दिनेश यह कहा था, जो मेरी 2 वहां पर जो है प्रोविंसेस जहां पर की रशियन स्पीकिंग ज्यादा है, जैसे एक लुहांस्क है और एक डोनेट्स्क है, डोनबास के ये 2 रीजन्स हैं। दूसरी बात है, जो वो नेटो का मेंबर नहीं बने और वहां पर उसको सिक्योरिटी गारंटी कोई भी नहीं दे, और ये एक्सपेक्टेशन है जो रूस उसके ऊपर युद्ध नहीं करेगा। ये एक्सपेक्टेशन कहां से आप मान सकते हैं? तो इसीलिए मैं समझता हूं, बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। उसमें मैंने भी ये बात पढ़ी कि बाकी चीजें तो तय हैं अपनी जगह पर, और उसमें एक पॉइंट ये कहता है कि उम्मीद की जाती है कि रशिया उस पर उसके बाद हमला नहीं करेगा, उम्मीद की जाती है। और कैसे आप उसकी उम्मीद पर के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं? तो देखिए, मैं तो ये समझता हूं, जो पहला, अगर आप मुझे इजाजत दे, बस एक कमेंट करूंगा। जो आपने पहला जनरल मेस्टन और प्रोफेसर राजन से बात की, मैं उनसे दोनों से सहमत हूं। देखिए, जो उन्होंने निर्णय किया है, यूरोप ने निर्णय किया है, ज्यादातर आप इनको छोड़ दीजिएगा, स्लोवाकिया को और हंगरी को छोड़ दीजिएगा, उनका बेसिकली वहां पर उनके सहमति है जो हमको यूक्रेन को सहायता करनी चाहिए, परंतु उनकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। एक तो जो उनका बजट है, वो अभी उसका असर होने में कुछ समय लगेगा। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास। तो मतलब चाहे वो अगर इतना इन्वेस्ट भी करें, परंतु उनके पास वो भरपूर पूरी नहीं कर पाएंगे।
जो अगर अमेरिका अपने हाथ पीछे चीन और खींच दूसरी लेता बात है, यह भी कही जाती तो है सर कि इंटेलिजेंस यूरोप को बहुत सालों से, बहुत दिनों से बगैर वॉर के बहुत सारी समृद्धि में जीने के लिए, मतलब बाकी लोगों के लिए जो लग्जरी होती है उनके लिए वो एसेंशियलिटी है, उनके लिए वो नेसेसिटी है। तो इस तरह के लोग किसी युद्ध में खड़े हुए मुल्क के साथ खड़े होकर बहुत ज्यादा मुसीबतें मोल लेने वाले देश नहीं बन पाते, ये भी बात कही जाती है। और आगे मैं जरा ये भी बता दूं अपने दर्शकों को, रूस के सुखोई 34 का विध्वंसक एक्शन